दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। चारों तरफ काली वर्दी में हथियार बंद सुरक्षा कर्मी हैं और उनके बीच एक व्यक्ति हल्के नीले रंग की हुडी पहने लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। पहली नजर में ये कोई आम अपराधी लग सकता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। ये कोई गली मोहल्ले का उचक्का नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। दोस्तों, कल की तारीख में दुनिया के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। कुछ घंटे पहले तक यही राष्ट्रपति चीन के उच्च स्तरीय डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे, एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की तरह। लेकिन कुछ ही देर बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। आरोप है कि अमेरिकी सेना के लोग हवाई मार्ग से एक दूसरे देश यानी वेनेजुएला में दाखिल होते हैं और वहां के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कथित रूप से अगवा कर लिया जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। किडनैपिंग का आरोप सीधे तौर पर अमेरिका की सरकार पर लगाया जा रहा है। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चारों ओर से घेर कर ले जाया जाता है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है, वो दृश्य पूरी दुनिया के सामने एक कड़वा सच रख देता है। ये वही पुरानी कहावत याद दिलाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सवाल यह है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाठ पढ़ाता है, उसने एक देश के निर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए कोई तर्क दिया है या फिर यह सिर्फ ताकत के घमंड का प्रदर्शन है? इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरी कहानी को विस्तार से समझना होगा। इस घटना के सामने आते ही चीन, ईरान और कई अन्य देशों ने अमेरिका के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार की तरफ से अब तक पूरी तरह खामोशी देखने को मिली है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक अमेरिका की इस कार्रवाई पर तथाकथित विश्वगुरु की सत्ता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप सरकार ने आखिर किया क्या, ये कार्रवाई कैसे की गई, क्या ये गिरफ्तारी थी या कथित किडनैपिंग, और सबसे बड़ा सवाल क्यों किया गया, क्योंकि इसी क्यों के भीतर पूरी कहानी छुपी हुई है। एक तरफ जो बाहरी कारण बताया जा रहा है और दूसरी तरफ जो असली कारण है, वे बार बार खुद इन्हीं की जुबान से बाहर आ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी नियम और कानून को ताक पर रख सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इस घटना के तुरंत बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने बिना देर किए बड़ा कदम उठाया है। वहीं अमेरिका के अंदर भी इस कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। न्यूयॉर्क सिटी के हाल ही में बने मेयर जोहान ममदानी ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने अमेरिका को बेहद सख्त शब्दों में जवाब दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की परतें खोलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। और हां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला में किया क्या है। जो कुछ हुआ वो कोई सामान्य कूटनीतिक दबाव या बयानबाजी नहीं थी। आरोप है कि यह एक सीधे सैन्य कार्रवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस और कुछ अन्य राजनीतिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों के दौरान काराकस के कई इलाकों में अचानक ब्लैकआउट हो गया, यानी बिजली सप्लाई ठप होने की खबरें सामने आई है। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन की ओर इशारा करता है। इसी कार्रवाई के बाद आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी यानी देश की फर्स्ट लेडी को अमेरिका सैनिक अपने साथ देश से बाहर ले गया।
कुछ ही समय बाद उन्हें अमेरिका पहुंचाए जाने की खबर सामने आई। इसके थोड़ी देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए और उन्होंने दुनिया को यह बताया कि अब कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन अमेरिका की निगरानी में रहेगा जब तक वहां सत्ता का हस्तांतरण सही तरीके से नहीं हो जाता। उधर वेनेजुएला की सरकार ने इस पूरे घटना को किडनैपिंग करार दिया है। वेनेजुएला की ओर से सबसे पहले यह मांग उठी कि अमेरिका यह सबूत दे कि उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुरक्षित है और जिंदा है। सरकार ने कहा कि पहले ये दिखाया जाए कि वे कहां हैं और किस हालत में हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि उनके राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वेनेजुएला में केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम है निकोलस मादुरो है। किसी बाहरी ताकत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि देश कौन चलाएगा। इसके साथ ही वेनेजुएला ने अपने बचाव और एकजुटता का संदेश देने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इस परिषद में सरकार और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल किए गए। साफ संदेश दिया गया कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। अब दूसरी तरफ अमेरिका का रुख देखिए। अमेरिका लंबे समय से निकोलस मादुरो पर आरोप लगाता रहा है कि वे अपने देश से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करवाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपों को लेकर खुद मादुरो बातचीत के लिए तैयार थे। कुछ ही घंटे पहले इस घटना से ठीक पहले मादुरो ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर अमेरिका को कोई शिकायत है तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि बैठक समाधान निकाल सकता है। अगर ड्रग्स का कोई मुद्दा है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। अमेरिकी कार्रवाई के तुरंत बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक मादुरो वापस नहीं आते तब तक उपराष्ट्रपति डेल्जी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाए, यानी देश की बागडोर अस्थायी रूप से उनके हाथों में सौंप दी गई है। इधर अमेरिका की ओर से यह बयान दिया गया है कि अब वेनेजुएला का शासन वे खुद चलाएंगे। वहीं खबर यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जाएगी। तो अब तक जो हुआ उसका सार यह है कि एक देश पर सैन्य हमला, उस देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बाहर ले जाना और फिर ये घोषणा करना कि अब हम वहां का शासन चलाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब किया क्यों गया? क्या वाकई ड्रग्स तस्करी ही वजह है या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा बड़ा कोई कारण छुपा हुआ है? असल कहानी को समझने के लिए जरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ये तस्वीर बताती है कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है और यहीं से पूरी कहानी साफ होने लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, करीब 300 अरब बैरल। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे पर कनाडा, उसके बाद ईरान, इराक, कुवैत, UAE, रूस और लीबिया जैसे देश आते हैं। एक तरफ वेनेजुएला के पास 330 अरब बैरल तेल है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास सिर्फ करीब 35 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसी वजह से अब पूरी दुनिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि ड्रग्स का आरोप सिर्फ एक बहाना हो सकता है। असली खेल कहीं ना कहीं तेल, संसाधनों और वैश्विक ताकत की राजनीति से जुड़ा हुआ है। यानी सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल ताकत, संसाधन और वर्चस्व का है। और इसी सवाल का जवाब आगे की पूरी कहानी तय करेगा। अब दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी की जड़ में जाएं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। असल खेल वेनेजुएला का तेल है। आरोप यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कथित रूप से उठवाने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर यह ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का नियंत्रण करेगा और तय करेगा कि तेल किसे बेचना है और किसे नहीं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसके पास तेल होगा वही शर्तें तय करेगा। आप अपनी स्क्रीन पर काटा पॉल का वो ट्वीट देख सकते हैं जिसमें साझा की गई तस्वीर साफ बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किस देश
देश के पास है। वही तस्वीर ये भी दिखाती है कि इस पूरे विवाद, इस पूरे टकराव और इस पूरी सैन्य कार्रवाई की जड़ आखिर क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने वेनेजुएला को निशाने पर लिया हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके शीर्ष अधिकारियों पर ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप लगाए थे। उसी समय अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुएडो को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति मान्यता दे दी थी। यानी एक चुनी हुई सरकार को नजरअंदाज कर दिया गया और एक ऐसे नेता को आगे कर दिया गया जिसके पास जमीन पर न सत्ता थी न जनादेश। आरोप यह है कि तरीका वही पुराना, अगर किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है तो वहां के विपक्ष में किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाओ जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब सरकार को अवैध घोषित कर दो और अगर इतना करने से भी बात न बने तो फिर सैन्य कार्रवाई करो, हमला करो और राष्ट्रपति को ही उठा लो। यहां तक कि उनकी पत्नी को भी। फिलहाल यही आरोप अमेरिका पर लगाए जा रहे हैं। इसी पूरी कहानी को समझने के लिए जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाले तो ट्विटर पर संतोष यादव पीएचडी नाम के एक अकाउंट पर नजर पड़ी। वहां लिखी गई बातें और पेश किए गए तर्क इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं जोड़कर दिखाते हैं। संतोष यादव ने इस घटना से कई महीने पहले ही लिखा था कि वेनेजुएला में तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, यानी इन संसाधनों को निजी कंपनियों से निकालकर सीधे जनता के नियंत्रण में लाया गया। उनका कहना था कि इसी वजह से अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। पहले तख्ता पलट, फिर एक कठपुतली नेता के जरिए कथाकथित लोकतंत्र की स्थापना, ताकि अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और अन्य संसाधनों के खुले दोहन की छूट मिल सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संतोष यादव ये भी लिखते हैं कि इसी प्रक्रिया के तहत विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार तक दिया गया। उनके अनुसार ये पुरस्कार अब शांति का प्रतीक नहीं रहा बल्कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक औजार बन चुका है। वो उदाहरण देते हैं कि ओबामा के कार्यकाल में 7 देशों पर बमबारी हुई, फिर भी उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हेनरी किसिंजर, जिन पर वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में युद्ध छेड़ने के आरोप है, उन्हें भी ये पुरस्कार मिला। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कई बार नामांकित किया गया, उन्हें कभी ये सम्मान नहीं दिया। अब मौजूदा वेनेजुएला सरकार ने देश के तेल और अन्य संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी ये संपत्ति विदेशी कंपनियों की नहीं, देश की जनता की हो गई। आरोप है कि CIA लंबे समय से वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रही है और अब जब विपक्षी नेता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया तो संदेश साफ है कि बात सिर्फ लोकतंत्र की नहीं है, बात सिर्फ ड्रग्स की नहीं है, बात सीधे सीधे संसाधनों, तेल और नियंत्रण की है। यानी ये आरोप अब और गहरा होता जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से लेकर सैन्य कार्रवाई तक सब कुछ एक ही रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसा रणनीति जिसका मकसद किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। और यही वजह है कि वेनेजुएला का ये मामला अब सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, जरूर सोचिए इस बात को, क्या ऐसा सिर्फ वेनेजुएला में ही होता है या फिर पुरस्कार, सम्मान और अवार्ड कहीं और भी राजनीतिक फायदे और नुकसान के हिसाब से बांटे जाते हैं? अगर भारत के संदर्भ में अमृतकाल को याद करें तो बहुत कुछ याद आने लगता है। भारत रत्न से लेकर तमाम बड़े अवार्ड, क्या कभी आपने सोचा है कि इनके पीछे भी राजनीति काम करती है या नहीं? अब वेनेजुएला की ही बात करें, तेल का कब्जा करने के लिए अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। कभी अपनी मर्जी से वहां के विपक्षी नेता को राष्ट्रपति मान लिया, कभी विपक्षी चेहरे को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया और इस बार तो सीधे चुने हुए राष्ट्रपति को ही उठा लिया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को भी साथ में उठा लिया गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस पूरे मामले पर दुनिया के बड़े देश और खुद अमेरिका के भीतर के बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले चीन का रुख देखिए। चीन ने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि अमेरिका द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ बल का खुला प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के विरुद्ध की गई कार्रवाई से वो स्तब्ध है
और इसकी कड़ी निंदा करता है। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका का ये वर्चस्ववादी रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। इस तरह की कार्रवाई लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालती है। चीन ने अमेरिका से मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आदेशों और सिद्धांतों का पालन करे तथा अन्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बंद करे। यानी चीन ने बिना किसी लाग लपेट के अमेरिका को आईना दिखाया है। उधर ईरान ने भी लगभग इसी भाषा में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया। ईरान का कहना है कि वेनेजुएला पर अमेरिका सैन्य हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि बल प्रयोग या बल की धमकी को अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ तौर पर प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद अमेरिका इस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, जिसे ईरान पूरी तरह खारिज करता है। ईरान ने यह भी कहा कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, उन्हें इस कार्रवाई की खुलकर निंदा करनी चाहिए। इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना की है, निंदा की है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? क्योंकि हम तो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया भी विश्व गुरु की ही होनी चाहिए थी। कुछ कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। सच कहें तो व्यंग में लोग ये तक कहने लगे कि ट्रंप को ऐसे कदम उठाने से पहले विश्व गुरु से पूछ लेना चाहिए था। बताइए करें या ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वीडियो के रिकॉर्डेड होने तक भारत सरकार की ओर से अमेरिका की इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, न समर्थन न विरोध, पूरा तरह सन्नाटा। भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही किया कि अपने नागरिकों को सलाह दे दी कि वे बिना जरूरत वेनेजुएला न जाएं और अगर कोई वहां है तो भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। यानी बयान नहीं, सिर्फ एडवाइजरी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस चुप्पी की चर्चा हो रही है। द फेडरल वॉइस ऑफ द स्टेटस जैसी रिपोर्टों में साफ लिखा गया है कि भारत ने अमेरिका के वेनेजुएला हमले पर चुप्पी साध रखी और केवल एक सलाह जारी की है। अब लोग सवाल पूछने लगे, यहां तक कहा जा रहा है कि जो सरकार अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन रोक देती है, वो सरकार अमेरिका के किसी कदम को गलत कैसे ठहरा सकती है? लोग तंज कस रहे हैं कि प्राथमिकता देश की साख नहीं बल्कि सेठ को बचाना है। सेठ का मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए जुबान बंद है। इसी बीच अमेरिका के अंदर से भी विरोध की आवाजें उठने लगी है। कमला हैरिस ने ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से न तो अमेरिका ज्यादा सुरक्षित होगा, न ज्यादा मजबूत, और न ही ये अमेरिका के लिए कोई फायदेमंद सौदा साबित होगा। कमला हैरिस का कहना है कि हो सकता है निकोलस मादुरो एक क्रूर और अवैध शासक हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने जो किया वो न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और नासमझी भरा फैसला भी था। यानी सवाल अब सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून, ताकत के दुरुपयोग और दोहरे मापदंडों का है। और इसी सवाल के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। सत्ता बदलने का खेल हो या तेल के लिए लड़ा गया झगड़ा, शुरू में इसे ताकत, सुरक्षा और रणनीति के नाम पर पेश किया जाता है, लेकिन अंत में यही सब अराजकता में बदल जाता है और इसकी कीमत आम लोगों को, यहां तक कि अमेरिकी परिवारों को भी चुकानी पड़ती है। अमेरिकी की आम जनता ये सब नहीं चाहती। लोग झूठ, युद्ध और लगातार गढ़े जा रहे बहानों से तंग आ चुके हैं। अब खुद अमेरिका की विपक्षी राजनीति से ये बात खुलकर सामने आ रही है कि ये मामला न तो ड्रग्स का है और ना ही लोकतंत्र स्थापित करने का। यानी वे नेता जिन्होंने खुद ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ा था, साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप की ये कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं है और ना ही ये किसी देश में लोकतंत्र लाने की कोशिश है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला तेल और डोनाल्ड ट्रंप की उस चाहत से जुड़ा है जिसमें वे खुद को एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तर्क साफ है, अगर ट्रंप को सच में ड्रग्स की चिंता होती तो वे किसी दोषी ड्रग तस्कर को माफ नहीं करते। अगर उन्हें लोकतंत्र की परवाह होती तो वो मदुरो से सहयोगियों के साथ सौदेबाजी नहीं
करते हैं। अब जरा न्यूयॉर्क की तरफ देखिए। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस पूरे मामले पर बेहद स्पष्ट और सख्त बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि आज सुबह उन्हें यह जानकारी मिली कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका सेना ने हिरासत में लिया है और उन्हें न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में रखने की योजना है। मेयर ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध की श्रेणी में आता है और ये संघीय व अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। सत्ता परिवर्तन का ये खुला प्रयास सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क वासियों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में हजारों वेनेजुएला वासी रहते हैं जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। मेरी प्राथमिकता उनकी और हर न्यूयॉर्क वासी की सुरक्षा है। मेरा प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता रहेगा। यानी अमेरिका के भीतर से भी ट्रंप की इस कार्रवाई का खुला विरोध हो रहा है। इसी बीच एक और गंभीर चर्चा सामने आई है। कहा जा रहा है कि चीन के अधिकारियों से मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर हमला किया गया और उन्हें उठा लिया गया। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका की एक टीम वेनेजुएला की सरकार चलाएगी, लेकिन वो टीम कौन है, उसमें कौन कौन शामिल है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उधर भारत में भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देश भर में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने वेनेजुएला पर अमेरिका के अवैध हमले और वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उनकी पत्नी के अपहरण के विरोध में प्रदर्शन किया। सीपीआईएम ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि 1500 से अधिक प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मार्च निकाला। इसके साथ ही एक बार फिर अमेरिका के चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका यूं ही दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति नहीं बन गया। उसने छोटे छोटे देशों को लूट कर, उनके संसाधनों पर कब्जा करके और बेमतलब युद्ध छेड़कर खुद को मजबूत किया है। इसी बीच क्यूबा से भी कड़ा रुख सामने आया है। हवाना में अमेरिकी दूतावास से कुछ ही कदम की दूरी पर क्यूबा के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इस कार्रवाई की तीखी निंदा की। उन्होंने इसे आतंकवादी कृत्य और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने एक चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण किया है। इतना ही नहीं, क्यूबा के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया है कि वेनेजुएला के लिए हम अपना खून तक देने को तैयार हैं। यानी साफ है, ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। ट्रंप और उनकी सरकार भी अब कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पहली तस्वीर सार्वजनिक किए जाने के बाद एलन मस्क ने ट्रंप को बधाई दी। मस्क ने कहा कि ये दुनिया के लिए एक जीत है और हर दुष्ट तानाशाह के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है। और इसके कुछ ही घंटों बाद मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा दी जाएगी ताकि निरंतर कनेक्टिविटी बनी रहे। एलन मस्क ने कहा कि ये वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में है। अब सवाल उठता है, क्या ये मुफ्त सेवा असल में आने वाली बड़ी लूट का संकेत है? भारत में भी आपने देखा होगा कि पहले मुफ्त में इंटरनेट दो, फिर प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करो और जब विकल्प ही न बचे तब शुरू होती है असली वसूली। उधर वेनेजुएला की सड़कों पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अपने राष्ट्रपति की रिहाई की मांग कर रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है। कोई भी नेता जो अपने देश के संसाधनों को अपनी जनता के नाम करता है, अगर उसे इस तरह उठाया जाए और उसकी सरकार गिराने की कोशिश होगी तो जनता को बुरा तो लगेगा ही। बाकी आप खुद देखिए, तेल का खेल दुनिया में कितने युद्ध करवाता है, कितने जाने लेता है और अमेरिका का इतिहास तो यही रहा है, तेल के लिए सरकारें गिराना, देश अस्थिर करना और संसाधनों पर कब्जा जमाना। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और भारत की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।